नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरी आप सभी से बस एक ही उम्मीद है कि कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। कभी कभी जाने अनजाने में हम उन चीज़ों के साक्षी बन जाते हैं जिनके बारे में ना तो हमें कुछ पता होता है और ना ही हमने कभी ऐसे कोई कल्पना की होती है। पर जब ऐसा कुछ घटता है तो वो बिल्कुल ही अकल्पनीय होता है। आज ठीक ऐसा ही कुछ राजू के साथ भी घटित हुआ था जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की थी। राजू अपने मम्मी पापा के साथ मोतीहारी के एक मोहल्ले में रहता था। पिता सरकारी ऑफिसर थे और माँ एक गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ। वैसे राजू का सारा बचपन तो मोतीहारी में ही गुजरा था, पर पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी किस्मत आजमाइश के लिए दिल्ली आ गया था और ऊपर वाले के रहम से उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। समय भी करवटें बदलने लगा। दिन रात महीने और साल कैलेंडर के पन्नों में अपनी हाजिरी लगाने लगा। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजू के जीवन की दिशा को ही मोड़ दिया। राजू हर रोज की तरह आज भी ऑफिस से आकर बालकनी में बैठा चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा था। हवाएं भी मंद मंद चल रही थी, गमले के फूल खिलखिला रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपने अद्भुत सौंदर्य के दृश्य का एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली है। राजू भी इन प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यों में कुछ डूब सा गया था। तभी अचानक उसने एक फुसफुसाहट भरी डरावनी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने धीरे से कहा, तुम मेरे से मिलने कब आओगे? अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे? यह आवाज राजू के ठीक पीछे से आई थी। राजू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क की तरंगों को बड़े ही जोर से झकझोर दिया हो। वह घबराया हुआ पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई ना था। वैसे उसका घबराना भी लाजमी था क्योंकि वह पिछले 4 सालों से इस घर में अकेला ही रह रहा था। काम वाली बाई भी आती थी लेकिन वो भी 1 महीने से काम पे नहीं आ रही थी। तो फिर ये आवाज किसकी थी? राजू को जब कोई ना दिखा तो वो अपने कमरे के अंदर जाके खुद की तसल्ली करने लगा। पर कमरे के अंदर भी किसी को ना पाकर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है और कुछ नहीं। समय ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली और सब कुछ ठीक चलने लगा। राजू ने भी उस बीती हुई बात को अपना वहम समझ के भुला दिया। पर वो बीती हुई बात कोई वहम ना थी, वो तो किसी अनहोनी की पहली दस्तक थी। और इसका परिणाम यह हुआ कि एक रात राजू चिल्लाता हुआ नींद से उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सिर से लेके पांव तक पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। उसे यह समझते देर न लगी कि शायद वो बुरी तरीके से डरा हुआ था और उसने कोई डरावना सपना देखा था। पर सपना क्या था ये उसको याद ना आ रहा था। उसने अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दिया तो उसे याद आया कि उसने कोई धुंधली आकृति देखी थी। लेकिन चौंकने वाली बात यह थी कि उस आकृति की आवाज में भी वही प्रश्न थे जो कुछ दिनों पहले राजू ने अपने कानों से सुना था कि तुम मेरे से मिलने कब आओगे? अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे? अब तो जैसे राजू के पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसके आंखों के सामने तो एक पल को जैसे अंधेरा ही छा गया। अब उसके सब्र ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी और हिम्मत भी टूट चुकी थी, लेकिन गला प्यास से सूखा जा रहा था। वह करता भी तो क्या करता। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बड़ी हिम्मत करके किचन में पानी पीने के लिए गया। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही अपने होठों पे सटाया कि तभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज हुई।
राजू का शरीर एक बार फिर डर से कांप उठा। उसके हाथ तुरंत ही कांपने लगे। उसके हाथों से पानी की बोतल नीचे गिर गई। वह इतना डर गया था कि बिना कुछ जाने वो अपने कमरे की ओर तेजी से भागा। तभी किचन से भागती हुई एक काली बिल्ली उससे टकराई। उसे समझ तो आ गया कि किचन में बर्तन इस बिल्ली की वजह से गिरा था, पर उसके अंदर के डर ने उसे वापस किचन में ना जाने दिया। वह कमरे में आकर एक सहमे हुए छोटे बच्चे की तरह अपने बिस्तर में दुबक गया। अब नींद तो जैसे उससे कोसों दूर थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। वह सुबह के 6 बजे तक जैसे तैसे अपने बिस्तर पर ही लेटा रहा। फिर फ्रेश होकर अपने ऑफिस को जल्दी चला गया। राजू के ऑफिस में उसके कई मित्र थे, पर उनमें से साहिल ही अकेला ऐसा दोस्त था जिससे राजू अपनी हर बात और हर प्रॉब्लम को शेयर करता था। लंच का वक्त हो चुका था, इसलिए साहिल ने राजू को बोला कि काम थोड़ा जल्दी खत्म करें। साहिल थोड़ी देर बाद बोलता है, यार तू कहाँ खोया हुआ है? पूरे 10 मिनट हो गए हैं, सब ठीक तो है? राजू घबराते हुए बोला, हाँ यार सब ठीक है। तभी साहिल कहता है, लगता तो नहीं, बता ना क्या बात है? यार कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, फिर चल जल्दी से लंच करते हैं। तभी राजू बोलता है, ओके। दोनों मित्र लंच करने चले जाते हैं। साहिल बोलता है, अरे राजू तेरा लंच बॉक्स कहाँ है? सॉरी यार, आज मैंने लंच के लिए कुछ बनाया ही नहीं। तभी साहिल बोलता है, फिर बाहर से कुछ ऑर्डर किया जाए? तभी राजू बोलता है, नहीं यार मुझे याद ही नहीं रहा। साहिल बोलता है, ओके कोई बात नहीं, मेरा लंच है ना, मिल बांट के खा लेंगे। वैसे यार एक बात पूछूं? राजू बोलता है, पूछना, पहले तू प्रॉमिस कर। राजू बोलता है, ओके बाबा प्रॉमिस। साहिल बोलता है, यार तुझे मैं पिछले कई सालों से जानता हूं, तुम इतने सीरियस और गुमसुम कभी नहीं दिखे, तो आज ऐसी क्या बात है? वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तक गायब है? राजू बोलता है, पहले तू प्रॉमिस कर कि तू मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। साहिल बोलता है, अरे यार कैसी बात कर रहा है, तू छोड़ इन बातों को और अपनी समस्या बता। राजू ने अपनी सारी आप बीती साहिल को बता दी। साहिल बोलता है, देख यार मैं भूत प्रेत जैसी बातों पे विश्वास तो नहीं करता, पर तू कह रहा है तो मान लेता हूँ, लेकिन ये तेरा वहम भी तो हो सकता है। राजू बोला, यार वहम एक बार होता है, बार बार नहीं। मुझे पहले से ही पता था, सबकी तरह तू भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। साहिल बोला, सॉरी यार, पर मुझे तुझ पर विश्वास है। सुन, मेरी मान तो कुछ दिनों के लिए मोतीहारी चला जा, अपने घर वालों से मिल भी लेगा और क्या पता ये चीज़ ठीक भी हो जाए। वैसे भी तूने लंबे समय से कोई छुट्टी भी नहीं ली है। तभी राजू बोला, यार तू ठीक कह रहा है, मैं कल ही घर के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन तेरी एक मदद चाहिए। हाँ बोल ना। राजू बोलता है, आज रात तू मेरे साथ मेरे ही रूम में रुक जा। तभी साहिल बोलता है, ओके मेरे बाप, ठीक है। फिर दोनों ऑफिस के बाद राजू के घर के लिए चल देते हैं। साहिल बोलता है, देख राजू, मुझे लगता है ये सब तेरा वहम है और कुछ नहीं। अब तो रात भी आधी होने को आ गई, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी आभास नहीं हुआ। राजू बोलता है, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर कोई सबूत होता तो मैं तुझे बता पाता कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। साहिल बोलता है, सॉरी यार, मेरा तुझे दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना होगा। दोनों दोस्त तो सो जाते हैं और फिर अगली सुबह साहिल बोलता है, अरे राजू जल्दी कर, ट्रेन ना छूट जाए। नहीं छूटेगी यार, मैं रेडी हूँ, तू सामान तब तक बाहर निकाल। साहिल राजू को रेलवे स्टेशन तक छोड़ के खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर राजू ट्रेन में बैठकर अपने होम टाउन की ओर निकल जाता है। लगभग 16 घंटे की यात्रा के बाद राजू अपने घर पहुंचता है। वहां अपने मम्मी पापा से मिलकर वो बहुत खुश होता है। राजू की मम्मी बोलती हैं, चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। राजू बोलता है, माँ बस एक गर्मा गर्म चाय पिला दो, खाना बाद में खा लूंगा। वैसे भी इस बार मैं लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ, जो जी चाहे अब खिलाते रहना। राजू के पापा बोलते हैं, क्या बात है बेटा, लगता है इस बार वापस जाने का इरादा नहीं है।
वैसे भी मैं तो यही चाहता हूँ कि तू दिल्ली छोड़कर हमेशा के लिए यहीं आ जाए। राजू बोलता है, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मन ही नहीं लग रहा था तो सोचा आप लोगों से मिल लाऊं। राजू की माँ चाय लाते हुए बोलती हैं, लो ये भी कोई सोचने की बात है। अरे हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई गैर नहीं, जब चाहे आके मिल लिया करो। कम से कम इसी बहाने हम बूढ़े माँ बाप का भी थोड़ा मन लग जाया करेगा। राजू यहाँ आके तो लगभग पिछली बातों को जैसे भूल ही गया था। उसके दिन अच्छे गुजरने लगे और तभी एक दिन अचानक राजू की माँ घबराते हुए बोलती हैं, जी आपने कुछ सुना? राजू के पापा कहते हैं, ओहो क्या हुआ? रात के 2 बजे भी तुम्हें चैन नहीं है, क्या हुआ बोलो। राजू की माँ कहती है, जी आपको कोई आवाज नहीं आ रही है क्या? राजू के पापा कहते हैं, हाँ आ तो रही है, लेकिन ये आवाज तो राजू के कमरे से आ रही है, वो ठीक तो है। दोनों राजू के कमरे की ओर जाते हैं। राजू नींद में बड़बड़ाता हुआ बोलता है, तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राजू की माँ घबराते हुए राजू को जगाती है, राजू उठ बेटा, क्या हुआ तुझे? ये क्या अनाप शनाप बके जा रहा है तू? उठ ना। अरे सुनिए, ये क्या बक रहा है? तभी राजू घबराते हुए उठता है। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह लथपथ था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। राजू के पापा जल्दी से एक पानी का गिलास लाते हुए, ले बेटा पहले ये पानी पी ले। राजू बोलता है, थैंक यू पापा। राजू के पापा कहते हैं, बेटा क्या हुआ था तेरे साथ? तू इतना डरा हुआ क्यों है और किससे कह रहा था कि मुझे छोड़ दो? राजू नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा परेशान हो। अंततः उसने बोला कि कुछ नहीं पापा, लगता है मैंने कोई बुरा सपना देख लिया है, प्लीज अब आप लोग जाके सो जाओ। राजू के मम्मी पापा सोने चले जाते हैं, पर राजू अभी भी जाग रहा था। वह बेचैन था। वह खुद से बातें कर रहा था कि समझ नहीं आता ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दिल्ली में तो ऐसी घटनाएं मेरे साथ तो जैसे आम बात थी, पर अब यहाँ भी पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। राजू ने इस बार किसी आकृति को नहीं, बल्कि उसने सपने में साफ साफ एक लड़की को देखा था जो किसी पुराने खंडर में खड़ी थी और वहीं से राजू को बुला रही थी। अब तो जैसे राजू को आए दिन ये दौरे पड़ने लगे। राजू के माँ बाप बहुत घबरा गए थे, पर उनके समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो करे क्या। उधर राजू हर बार अपने माँ बाप को एक बुरा सपना बताकर उनके बातों को टाल जाता, पर राजू को लगता था कि सपने वाले खंडर को उसने कहीं देखा था, लेकिन कहाँ, उसे याद ना आ रहा था। दिमाग पे बहुत जोर लगाने के बाद उसे याद आया कि वो खंडर कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने शहर में ही था। लेकिन तसल्ली के लिए वह एक बार उस खंडर में जाकर देखना चाहता था। अंततः उसने मन में निश्चय किया कि कल ही वो उस खंडर को देखने जाएगा। अगले दिन हिम्मत करके वो उस खंडर को खोजने निकला और उसे मिल भी गया। ये खंडर सपने वाले खंडर से बिल्कुल मिलता जुलता था। मन में तसल्ली तो हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई कि वो उस खंडर के अंदर जा सके। अंततः वो घर की ओर लौटने लगा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, तुम आ गए, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। राजू के जैसे पूरे बदन में सांप रेंग गया हो। पीछे मुड़कर देखना तो दूर, वो इतना डर गया था कि अपने पैरों की चप्पल वहीं फेंक के तेज कदमों से वहां से घर की ओर भाग आया। राजू के मम्मी पापा उसके चेहरे पे साफ साफ परेशानी के बादल देख पा रहे थे, पर बेटे की जिद के आगे वो मजबूर थे। राजू की माँ कहती है, राजू कल तेरे मामा जी के यहाँ शादी में चलना है, तैयार रहना, हम सबको जाना है। राजू कहता है, माँ तुम और पापा चले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। राजू की मम्मी कहती है, पर बेटा अकेले यहाँ क्या करेगा? राजू कहता है, माँ मेरी टेंशन आप लोग ना लो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग भी ना मेरे सपने की वजह से झूठ मूठ का परेशान होते रहते हो। राजू की माँ राजू को खूब समझाती है, पर राजू उनकी एक ना सुनता है और अगले दिन उसके मम्मी पापा उसके मामा जी के यहाँ शादी में चले जाते हैं। इधर राजू बैठा बैठा सोचता है कि अगर मैं सोऊंगा तो सपना आएगा, क्या करूं? वैसे भी मैं अकेला हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, लेकिन वो आवाज तो बिना सपनों के भी आती है, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजू फिर खुद से ही बातें करने लगता है, इस रोज रोज के झंझट से तंग आ गया हूं,
लेकिन करूं भी तो क्या करूं? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मेरे सभी सवालों के जवाब मुझे उस खंडर से ही मिल पाएगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कैसे? क्यों ना मैं फिर एक बार उस खंडर तक जाऊं। लेकिन वो आवाज़ किसकी थी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे इससे अच्छा मौका भी तो नहीं मिलेगा। मम्मी पापा दोनों ही घर में नहीं हैं। वो तो मुझे जल्दी कहीं जाने ही नहीं देते। पर क्या रात में जाना उचित होगा? वहाँ दिन में तो इतना डर लगता है। लेकिन रोज रोज के झंझट से तो अच्छा है क्यों ना एक ही दिन सारे झंझटों का निपटारा कर दिया जाए। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दिन मर जाएं। अब चाहे जो हो जाए, मैं आज ही रात को जाऊंगा वहां। अब जो भी फैसला लेना है मम्मी पापा के वापस आने से पहले लेना है। राजू उसी रात अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उस डरावनी और भूतिया खंडर की ओर चल देता है। राजू घर से तो निकल गया था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, ठीक वैसे वैसे उसकी धड़कनें भी उतनी ही तेज होती जा रही थी। रात भी काली चादर ओढ़ के जैसे उसका पीछा कर रही थी। उसका शरीर भारी सा होने लगा था, जिससे उसकी कदमों की गति कभी बहुत तेज हो जाती तो कभी बहुत धीमे। सड़कों के किनारे खड़े पेड़ और पौधे तो हवा में ऐसे ही हिल डुल रहे थे, जैसे कि उन सभी को राजू के वहां जाने से नफरत सी हो रही हो। फिर भी राजू इन सबको पीछे छोड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहा। और आखिरकार राजू उस वीरान और बेजान भूतिया खंडर तक पहुंच ही गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे लगा कि जैसे उसके शरीर की सारी नसें डर से फट गई हों। कुछ देर तो वो दूर से ही सहमा हुआ उस खंडर को निहारता रहा, फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा। रात के अंधेरे और सन्नाटे में पूरा का पूरा खंडर बहुत डरावना और भयानक दिख रहा था। राजू खंडर के मुख्य दरवाजे से अब अंदर जा चुका था। उसने टॉर्च के उजाले में अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया, पर उसे मकड़ी के जाल, टूटे हुए पुराने दीवाल और कुछ बिखरी हुई गंदगी के सिवा वहां और कुछ न दिखा। राजू डरता हुआ चिल्लाया, लो अब मैं आ गया। तुम मुझे बुला रही थी ना, मैं खुद ही तुमसे मिलने आ गया। पर कुछ देर बीतने के बाद भी उसे ना तो कोई जवाब मिला और ना ही कोई प्रतिक्रिया हुई। तब उसने बोला, ठीक है तो मैं जा रहा हूं, पर मुझे आज के बाद परेशान मत करना। राजू जैसे ही ये बोलकर वापस जाने लगा, वैसे ही खंडर का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप अचानक से बंद हो गया। हवाएं तेज बहने लगी और तभी उसके कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखते हुए बोला कि रुको, मत जाओ। राजू अब डर से सिहर उठा था। उसका शरीर कांप रहा था, सिर से पसीने की धार तीव्र हो चली थी। फिर भी वह अपनी बची कुची हिम्मत को समेटते हुए पागलों की भांति पीछे की ओर मुड़ा, पर इस बार भी उसे कोई न दिखा। तो उसका डर और बढ़ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रखा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम सामने क्यों नहीं आती? तुम मुझे मार ही डालो, मैं डर डर के जीना नहीं चाहता। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है। यह वही लड़की थी जिसे कुछ दिनों पहले राजू ने अपने सपने में देखा था। उसे देखते ही राजू बेहोश हो जाता है। एक बार फिर खंडर सन्नाटों से भर जाता है। कुछ देर बाद राजू बेहोशी की हालत में ही उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? लड़की अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं मरियम हूं और तुमने मुझसे कुछ वादा किया था। शायद तुम उन्हें भूल चुके हो, इसलिए मैं उन्हें तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कभी डराया नहीं है, मैं तो तुमसे अपनी बात कहना चाहती थी। राजू बोला, पर मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया है और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, फिर तुम कौन से वादे की बात कर रही हो? मरियम बोलती है, तुम मुझे भूल चुके हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तभी राजू बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, फिर भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम कहती है, याद करो जब हम तुम अच्छे दोस्त हुआ करते थे और तुमने मेरे से कहा था कि तुम मेरी हर इच्छा पूरी करोगे, लेकिन मैंने कहा था कि जब मुझे कोई इच्छा होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, और आज जब मैं वही याद दिलाना चाहती हूँ तो तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। राजू बोलता है, देखो तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली या तुम्हें यहाँ रोकने वाली? लेकिन जाने से पहले मेरी बात तो सुन लो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। देखो, तुम्हें जो बोलना है तुम जल्दी बोलो और प्लीज़ मुझे जाने दो। मरियम बोलती है, बात आज से 30 साल पहले की है। तब ये खंडर ना था, बल्कि एक बंगला हुआ करता था। मैं अपने छोटे भाई डेविड और पापा मम्मी के साथ इस बंगले में रहती थी और तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हुआ करते थे। मुझे बचपन से ही लिखने पढ़ने का बहुत शौक था और वहीं दूसरी तरफ डेविड को पढ़ने में कोई रुचि ना थी, जिससे पापा और मम्मी डेविड से हमेशा दुखी और गुस्सा रहते थे। पापा डेविड को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे, जिससे शहर में उनका नाम और रुतबा बना रहे, पर डेविड इन सब से अनजान अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता था। उसने तो जैसे पापा मम्मी के सपनों को कफन पहना दिया था, उसके ऊपर उनकी बातों का कोई प्रभाव न पड़ता। उसका जो जी चाहता वो वही करता। पापा ने हम दोनों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। मेरे मार्क्स तो हमेशा अच्छे आते थे, पर डेविड के पासिंग मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से आते थे। समय बीतता गया और मैंने हायर सेकेंडरी से कॉलेज तक का सफ़र पूरा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ डेविड हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने कभी भी स्कूल या कॉलेज का मुंह नहीं देखा। पापा ने उसे रास्ते पे लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज ना आया। और तो और आए दिन गाली गलौज करना, जुए खेलना, शराब व गांजा इत्यादि का नशा करना तो उसके लिए जैसे आम बात हो गई थी। पापा मम्मी दोनों की बदनामी शहर और समाज में बहुत हो चुकी थी। अब पानी सर के बहुत ऊपर बह चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। डेविड की हरकतों से उनका दम घुटने लगा था, इसलिए उन्होंने आपस में एक फैसला लिया कि वो डेविड को सिर्फ डराने के लिए ये कहेंगे कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो वो सारी की सारी वसीयत और प्रॉपर्टी मरियम के नाम कर देंगे। शायद इस बात से उसमें कोई फ़र्क आए और वो बदल जाए। बस यही सोचकर पापा ने डेविड के आते ही उससे बोला कि डेविड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अभी और इसी वक्त। डेविड नशे की हालत में हंसते हुए बोलता है, डैड, ऐसी कौन सी बात है जो आपको अभी और इसी वक्त करनी है? कहीं माँ मर तो नहीं गई? डेविड के पिताजी कहते हैं, अरे नलायक, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा भी मत बोल, वो भी अपनी माँ के लिए। डेविड कहता है, डैड, अभी मेरा मूड खराब मत करो, मैं कल बात करूंगा आपसे। डेविड के पिता कहते हैं, डेविड, तुम्हारा नाटक बहुत हो चुका, शहर में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, मुझे कुछ फैसले आज और अभी करने हैं। तभी डेविड कहता है, तो फिर बकते क्यों नहीं? जो कहना है जल्दी कहो, मेरा मूड क्यों खराब करते हो? फिर तभी डेविड के पिता कहते हैं, अरे कमबख्त, तुझे इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने बूढ़े माँ बाप से कैसे बात की जाती है? जी मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, और आपको मेरे बात करने के अंदाज से अगर इतनी ही तकलीफ है तो मुझसे बात ही क्यों करते हो? खामखा आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। डेविड के पिता कहते हैं, देखो, मुझे तुमसे बात करने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। तेरी जैसी नालायक औलाद तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। तभी डेविड बोलता है, देखो, मैं तुम्हारी बकवास अब तक इसलिए सुन रहा था क्योंकि तुम मेरे बाप हो, वरना कब का तुम्हें लात मार के आगे निकल गया होता। तभी डेविड के पिता कहते हैं, अब मुझे ये एहसास हो गया है कि मेरा और तेरी माँ का लिया हुआ फैसला बिल्कुल ही सही है। डेविड कहता है, कौन सा फैसला? कैसा फैसला? देखो, मुझे तुम्हारे किसी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम बकना चाहते हो तो जल्दी बको, मेरा समय बर्बाद ना करो। डेविड के पिता कहते हैं, हमने ये फैसला किया है कि आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता ना होगा। तुम हमारे लिए मर चुके हो। हमारी सारी जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हमने एक नई वसीयत बनाई है और उसके मुताबिक हमारे सारे जायदाद पे मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ मरियम का होगा, तुम्हारा नहीं। डेविड ताली बजाते हुए हंसता है और कहता है, बुढ़े, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, लेकिन ये सब करने के लिए तू जिंदा रहेगा तब ना। डेविड के पिता कहते हैं, क्या मतलब है तेरा? तू अपने बाप को मारेगा? डेविड बोलता है, आप तो बहुत समझदार निकले। तभी डेविड आगे बढ़ता है और मेज पर रखी पॉट को उठाकर अपने पिता के सर पे जोर से ना जाने कितनी बार मारता है, जिससे उसके पिता के सर से खून निकलने लगता है। डेविड के पिता खून से लथपथ अपने सर को हाथ से दबाते हुए कहते हैं,
तू कभी भी सुख चैन से नहीं रहेगा। मरियम इसका बदला जरूर लेगी। डेविड कहता है, जब जिंदा रहेगी तब ना। अब इस पूरे घर में मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं रह सकता। इस पूरे प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ, मरियम नहीं। डेविड के पिता जमीन पे गिरते हुए अपनी आखिरी दम लेते हैं। तभी डेविड की माँ वहां आ जाती हैं और यह सब देख स्तंभ रह जाती हैं। डेविड की माँ जोर जोर से रोते हुए कहती हैं, हाय, मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म क्यों दिया। काश तेरा पैदा होते ही तेरा गला घोट दिया होता तो शायद हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये मत समझना कि ये सब करके तू बच जाएगा। डेविड हंसते हुए बोलता है, देखो माँ, अब तुम्हें जो देखना था तुम देख चुकी हो। अब मैं नहीं चाहता कि तुम और कुछ देखो। रह गई पुलिस को बुलाकर मुझे पकड़वाने की बात, तो उसकी कोई नौबत ही ना आएगी, क्योंकि उसके लिए अब तुम जिंदा नहीं रहोगी। वैसे भी मैंने पिताजी को वचन दिया है कि आपको उनके पास जरूर भेजूंगा। डेविड की माँ वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन डेविड पॉट चालाकी से उनके सर पे दे मारता है। उसकी माँ बेहोश हो जाती हैं। फिर डेविड उनका गला घोंटकर हत्या कर देता है। यह सब सुनने के बाद राजू ने मरियम से पूछा, मरियम, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे भाई ने मारा, पर तुम्हें किसने मारा? मुझे भी मेरे भाई डेविड ने ही मारा। डेविड के सर पे खून सवार था। वह मम्मी पापा को मारने के बाद मेरे कमरे में आया। तब मैं सो रही थी। उसने मेरे तकिया से मेरा गला घोंट दिया, जिससे मेरी भी मौत हो गई। राजू कहता है, उसके बाद क्या हुआ? मरियम कहती है, डेविड ने मम्मी पापा और मेरी लाश को इस बंगले के तहखाने की दीवार में चुनवा दिया और कुछ दिनों बाद उसने एक जाली वसीयत बनवाई और पूरे बंगले को बेचकर चला गया। पर मैं इंसाफ के लिए भटकती रही। इस बंगले में रहने वाले लोग ना तो मेरी बात समझ सके और ना ही मेरी मदद कर सके, पर चारों तरफ इस बात को जरूर फैला दिया कि ये पूरा का पूरा बंगला भूतिया है। समय बीतता गया और ये बंगला एक भयानक भूतिया खंडर में बदल गया। तभी राजू कहता है, तो ये सब मुझे क्यों नहीं याद, और तुमने मुझे ये सब बताने के लिए पहले ही क्यों नहीं बुलाया? मरियम कहती है, क्योंकि हमारे साथ जब ये हादसा हुआ तब तुम भी अपनी कैंसर की बीमारी से हॉस्पिटल में लड़ रहे थे और बाद में तुम्हारी भी मौत हो गई थी। राजू चौंकते हुए बोलता है, तो क्या ये मेरा दूसरा जन्म है? मरियम कहती है, हाँ। राजू कहता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मरियम कहती है, इंसाफ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओ, लेकिन वो कैसे संभव है? मरियम कहती है, संभव है, बिल्कुल संभव है। इस बंगले के तहखाने की दीवार में हम तीनों के मृत शरीर के अवशेष सबूत के रूप में आज भी मौजूद हैं। आजकल डेविड दूसरे शहर में रहता है। वहां तक पहुंचने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजू ने वैसा ही किया जैसा उसे मरियम ने कहा। उसने पुलिस को बुलवाकर तहखाने की खुदाई करवाई। तहखाने से 3 लोगों के शरीर के कंकाल मिले। फिर पुलिस की मदद से डेविड पकड़ा गया और फिर कोर्ट ने इंसाफ किया। डेविड की बची कुची जिंदगी अब सलाखों के पीछे बस यह सोचने में कट रही है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वो अपने किए हुए कर्मों से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता। वहीं राजू अपनी एक अच्छी दोस्त से फिर से बिछड़ चुका था, क्योंकि मरियम को उस भूतिया खंडर से अब मुक्ति मिल चुकी थी। राजू के दिन फिर से पटरी पर लौट आई थी और वह वापस दिल्ली भी लौट चुका था। तभी अचानक एक दिन जब वो बालकनी में बैठा चाय का आनंद ले रहा था, तभी फिर से उसके कानों में आवाज आई कि तुम कब आओगे? अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे? राजू ने पलटकर देखा तो वहां मरियम खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजू बोला, मरियम तुम? हाँ, मैं तुम्हें अलविदा कहने आई थी। एक बार तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। राजू कहता है, तुम भी मुझे बहुत याद आओगी। तभी मरियम हमेशा हमेशा के लिए उसके आंखों से ओझल हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं न्यू कहानी डालूंगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।